मूवी की फर्स्ट सीन में हम जीबो नाम के एक लड़के को देख पाते हैं जो क्वांग लेम मैंसन नाम की एक खाली बिल्डिंग की फोटो ले रहा था। असल में उसे एक अच्छी स्टोरी की तलाश थी क्योंकि वो एक आर्टिस्ट है जो कि किसी भी स्टोरी को अपने ड्राइंग के थ्रू एक्सप्लेन करता है। अब वो उस बिल्डिंग के अंदर जाता है। उसने ये सुना था कि ये बिल्डिंग हॉन्टेड है, तो वो यही देखने आया था कि असल में इस बिल्डिंग में क्या है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे एक छोटा बच्चा खड़ा है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो बच्चा गायब हो जाता है। चीकू उस बिल्डिंग के मैनेजर से मिलता है। वो मैनेजर से बिल्डिंग में होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में पूछता है। चीकू अपना टेप रिकॉर्डर ऑन करता है तो मैनेजर बताता है कि यहाँ पहले एक ऑर्फन हाउस था और यहाँ बहुत सारे बच्चे रहा करते थे, लेकिन एक दिन इस बिल्डिंग में आग लग गई और सभी बच्चे यहाँ जलकर मारे गए। अब वो एक राइटर की स्टोरी सुनाता है जहाँ एक राइटर ने इस बिल्डिंग में एक रूम रेंट पे लिया था। असल में उसके घर में एक छोटा बच्चा था जो उसको डिस्टर्ब करता था और उसे अपना स्टोरी लिखने के लिए एक शांत जगह चाहिए था। अब एक दिन वो अपना काम कर रहा था, तभी उसे ऐसा लगता है कि नीचे वाले फ्लोर पर बच्चे खेल रहे हैं, तो वो ये सब यहाँ के डीलर को बताता है। लेकिन डीलर उस राइटर को पैसों की वजह से कुछ नहीं बताता, जबकि उसे पता था कि नीचे वाले फ्लोर पर कोई नहीं रहता है। लेकिन उस राइटर को इस बिल्डिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब रात को राइटर पानी लेने के लिए नीचे जाता है, लेकिन वो वापस आके देखता है कि उसका लैपटॉप वहाँ पर नहीं था। और तभी उसे एक बच्चे की हंसी की आवाज आती है कि तभी दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और उसका लैपटॉप वहाँ गिरता है और उससे एक बच्चा हाथों के बल भागता हुआ नजर आता है। अब वो नीचे वाले फ्लोर पे जाता है जहाँ उसे बहुत सारे बच्चों के शूज दिखता है, तो वो गुस्से में सभी शूज को फेंक देता है। अब रात में उसका दरवाजा नॉक होता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि वो शूज जिनको उसने फेंक दिया था वो उसके घर के बाहर था। अब फिर से दरवाजा नॉक होता है और उसे वहाँ वही जले हुए बच्चे दिखाई देता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो बच्चे उसे वहाँ मार देते हैं। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ चीकू पूछता है कि फिर उस राइटर का क्या हुआ, तो मैनेजर उसे कुछ नहीं कहता। वो कहता है कि तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। लेकिन फिर वो चीकू को एक और स्टोरी सुनाता है एक फार्मासिस्ट लड़की की जिसके रूम में एक न्यूज चल रही थी कि एक आदमी ने अपनी वाइफ और अपने 9 साल के बेटे को मार दिया है और पुलिस उस आदमी को ढूंढ रहा है। वो लड़की अपने मॉम से बात करती है। अब हम यहाँ उसके साथ उसके फ्रेंड के फोटो देख पाते हैं। अब रात को उसका फ्रेंड उसके घर में आता है जो बहुत ज्यादा टेंशन में था, तो लड़की उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो वो कहता है कि मुझे यहाँ कुछ दिन के लिए रहना होगा। वो लड़की कहती है कि ठीक है। अब नेक्स्ट डे 2 पुलिस वाले उस लड़की के पास आते हैं। वो उसे उसी के फ्रेंड की फोटो दिखाता है और उसे पूछता है कि क्या तुम इसे जानते हो, इसने अपनी वाइफ अपने बेटे को मार डाला है। अब ये सुनकर वो लड़की जल्दी से घर आता है और देखती है उसके फ्रेंड शावर ले रहा था, तो वो लड़की कहती है कि पुलिस को सब कुछ पता चल गया है, तो हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, नहीं तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। तो उसका फ्रेंड उसे बार बार ये कह रहा था कि किसी को कुछ भी मत बताना। कि तभी कोई दरवाजे पर नॉक करता है और वो देखती है कि दरवाजे पे तो उसका फ्रेंड होता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है कि अगर ये बाहर है तो अंदर कौन है। अब वो उसकी फ्रेंड को घर के अंदर बुलाती है और उसे वॉशरूम के तरफ दिखाती है कि अंदर कौन है। तभी यहाँ ये दिखाया जाता है कि इस लड़के ने अपनी वाइफ और अपने बेटे को कैसे मारा था। कि तभी रूम की दीवार खून से भर जाता है, मतलब जो शावर ले रहा था वो कोई इविल स्पिरिट है। वो कहता है कि तुमको मना किया गया था कि तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे, और वो स्पिरिट इन दोनों को मार देता है। अब हमें तीसरी कहानी दिखाई जाती है जहाँ हम उसी डीलर को देखते हैं जो कि राइटर को रूम रेंट पर दिलवाया था। अब वो खाना खा रहा था और किसी से बातें कर रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि वो एक डॉल से बातें कर रहा था। अब नेक्स्ट डे हम उसी डीलर के वाइफ के डेड बॉडी को देखते हैं जिसे डीलर ने प्लास्टिक से रैप कर रखा था और उसने अपने ही वाइफ को मार दिया था और वो इस डॉल को अपनी वाइफ की तरह रख रहा था। अब डीलर देखता है कि उसकी सिंक से पानी आ रहा है। अब वो पीछे मुड़ता है, देखता है कि उसकी वाइफ की डेड बॉडी वहाँ नहीं थी। तभी सिंक से एक हाथ निकलता है जो टैप को बंद कर देता है। ये देखकर वो डीलर बहुत ज्यादा डर जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डीलर उसी डॉल के साथ बैठकर खाना खा रहा है। तभी फिर से उसे सिंक से कुछ आवाजें आती है और जब वो उधर देखता है तो उसका डॉल इधर
घर गिर जाता है कि तभी उसके सामने उसके वाइफ की डेड बॉडी आ जाती है। डीलर बहुत ज्यादा डर जाता है और एक रूम में छुप जाता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसकी वाइफ की डेड बॉडी प्लास्टिक से बाहर आ रही है। तो डीलर एक कबर्ड में छुप जाता है, लेकिन तभी उसका डॉल उसके पीछे आ जाती है और ये सी नहीं कट जाती है। अब चीकू डीलर की स्टोरी सुनने के बाद उसी डीलर के पास जाता है, जो कि मरा नहीं था मगर उसके दोनों हाथ कट चुके थे। इस बिल्डिंग में जो इविल स्पिरिट थी उसने उसका हाथ काट दिया था। अब डीलर कुछ अजीब सी बातें कहता है, वो कुछ चर्च के बारे में बताता है, मगर चीकू को उसकी बातें समझ नहीं आता। अब वो ये तीनों स्टोरी लेकर अपने पब्लिशर के पास जाता है, जो कहता है कि ये कहानियां तो बहुत ज्यादा डरावनी है, मगर तुम्हें इस कहानी को थोड़ा और बड़ा करना होगा। तो अब चीकू फिर से उसी मैनेजर के पास जाता है। वो कहता है कि मुझे और ज्यादा स्टोरी सुनना है। तो मैनेजर कहता है कि अगर तुम्हें ये कहानियां थोड़ी लग रही है तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ यही कहानियां थी। मगर चीकू को मैनेजर पर गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें मुझे कहानियां सुनानी ही होंगी, इसके लिए मैं तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। तो मैनेजर फिर से स्टोरी सुनाता है, जहाँ एक लड़का इसी बिल्डिंग में अपने दोस्त के पास रहने आया था। अब वो देखता है कि उसके फ्रेंड के फेस पर बहुत सारे पिंपल्स थे, जिससे उसे इचिंग भी हो रहा था। अब वो खाना देखता है जो कि सड़ा हुआ था, लेकिन उसका फ्रेंड ऐसे खा रहा था जैसे कि खाना बहुत ज्यादा टेस्टी और फ्रेश हो। वो ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है। अब नेक्स्ट डे उसका फ्रेंड काम पे जाने के बाद वो पूरा घर देखने लगता है, जहाँ फ्रिज में खाना बिल्कुल खराब हो चुका था। तो वो पूरे घर की अच्छे से सफाई कर देता है। अब वो उसके फ्रेंड के रूम में जाता है, जहाँ से बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। वहाँ उसके रूम में फंगस लगी हुई थी। वहाँ उसकी फ्रेंड और उसके पेरेंट्स की एक फोटो लगी हुई थी, जिस पर फंगस लगी हुई थी। तो वो उस रूम को भी साफ कर देता है। अब उसका फ्रेंड घर आने के बाद घर साफ देखकर शॉक्ड हो जाता है और अपने ही फ्रेंड को मारने लगता है। वो कहता है कि तुमने मेरे घर को क्यों साफ किया और मेरे पेरेंट्स को कैसे हाथ लगाया। अब वो लड़का बहुत डर जाता है, क्योंकि वो सोचता था कि जिस घर में ब्लैक निशान होते हैं वहाँ पर इविल स्पिरिट होते हैं। तो वो यहाँ से जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगता है, लेकिन तभी उसे कुछ स्मेल आती है, जबकि कुछ टाइम पहले ही उसने पूरा घर अच्छे से साफ किया था। लेकिन वो देखता है कि ये घर तो फिर से पहले जैसा हो चुका है। अभी उसका फ्रेंड वहाँ आता है, जिसका फेस बहुत ही अजीब हो गया था और उसके फेस पर फंगस लगी हुई थी। यहाँ हमें पता चलता है कि असल में ये मर चुका है। कि तभी उस पेंटिंग से ब्लैक कलर का हाथ बाहर आता है और इस लड़के को पेंटिंग के अंदर ले जाता है। अब फिर से हमें चीकू को दिखाया जाता है। वो मैनेजर से पूछता है कि क्या ये बिल्डिंग किसी कल्ट ने बनाई थी। मैनेजर उसे एक रूम की चाबी देता है और कहता है कि जाओ खुद ही जाके देख लो। और ये रूम नंबर था 1504, जो कि इस बिल्डिंग के बिल्कुल लास्ट में था। अब चीकू उस रूम में जाता है, जहाँ उसे एक टेप मिलता है जो कि उसी मैनेजर का था। अब हमें चीकू के फ्रेंड को दिखाया जाता है, जो कि चीकू के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि उसका बर्थडे था। अब उसकी फ्रेंड की नजर रिकॉर्डिंग पर पड़ती है, जो कि वही 3 स्टोरी की रिकॉर्डिंग है। जब चीकू की फ्रेंड इसे सुनता है तो इसमें तो सिर्फ चीकू की ही आवाज थी। चीकू जिसका इंटरव्यू ले रहा था उसकी तो आवाज ही नहीं थी। तो उसका फ्रेंड समझ जाती है कि चीकू की जान खतरे में है, तो वो उस बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है। इधर चीकू उस टेप में सुनता है कि ये कहानी मैं तुम्हें खुद बताऊंगा। ये कहानी उसी मैनेजर की थी। वो कहता है कि जब मैं इस बिल्डिंग में पहले आया था तो मैं तुम्हारी तरह ही था, मगर मैं यहाँ अपने फ्रेंड के साथ चोरी करने आया था। अब हम मैनेजर और उसके फ्रेंड को देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये बिल्डिंग किसी ब्लैक मैजिक करने वाले ने बनाई थी और उसके ढेर सारे पैसे इसी बिल्डिंग के एक रूम में थे। और मैनेजर के फ्रेंड के मदर हॉस्पिटल में एडमिट था, तो इसीलिए इन्हें पैसों की जरूरत थी, तो इसीलिए वो यहाँ चोरी करने आए थे। अब वो उसी 1504 वाले रूम में जाते हैं। यहाँ उनको कल्ट के लीडर के लाश मिलता है कि तभी मैनेजर के फ्रेंड को वहाँ कुछ दिखाई देता है, लेकिन पास जाने से वो गायब हो जाता है। लेकिन मैनेजर को ये यकीन नहीं होता। हम देखते हैं कि उस कल्ट के लीडर के पैरों में घुंघरू बंधा हुआ था। मैनेजर कहता है कि इस लाश को दोबारा भी जिंदा किया जा सकता है और इसीलिए ही तो उसे ऐसा रखा हुआ है। तो उसका फ्रेंड कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही है। कि तभी वहाँ पर मैनेजर को उस लाश के मुंह से एक चाबी मिलता है, जो कि उसी अलमारी की थी जहाँ उसके फ्रेंड ने कुछ देखा था। मैनेजर कबर्ड को खोलता है, जहाँ उसे बहुत सारे पैसे मिलता है। लेकिन तभी मैनेजर के फ्रेंड को कुछ आवाजें सुनाई देता है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, लेकिन तभी उसके सामने वही लाश थी जो कि जिंदा हो चुका था। ये देखकर मैनेजर का फ्रेंड भागकर बाहर आ जाता है। तभी मैनेजर भी आकर गाड़ी में बैठ जाता है। तभी मैनेजर की फ्रेंड की नजर उसके
पैरों पर पड़ती है, जो कि मैनेजर की नहीं, वो उसी लाश के पैर थे। कि तभी वो देखता है वहाँ पर मैनेजर नहीं, वहाँ पे तो वही लाश थी और वो उसे मार देता है। अब दोबारा हम चीकू को देखते हैं, उसे वही लाश नजर आती है, तो वो उसी कबर्ड में छुप जाता है जिसमें से मैनेजर ने पैसे निकाले थे। कि तब भी वहाँ मैनेजर आ जाता है और वो चीकू का रूप ले लेता है। चीकू ये देखकर बहुत डर जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि चर्च के लोग को ये पता चल गया था कि इस बिल्डिंग में ब्लैक मैजिक होती है, तो उन्होंने कल्ट के लीडर के लाश को इस रूम में बंद कर दिया था। लेकिन पैसों के लालच में मैनेजर ने सब बिगाड़ दिया और लाश दोबारा से जिंदा हो गया। अब चीकू उस कबर्ड में हमेशा के लिए बंद हो जाता है और यहाँ पर चीकू की फ्रेंड आती है। वो देखती है कि चीकू की आईज अचानक से ब्लैक हो जाती है, मतलब ये वही कल्ट का लीडर है। मगर चीकू की फ्रेंड समझ जाती है कि ये चीकू नहीं है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।